हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम आपको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द न्यू पैटर्न ऑफ बोर्ड्स स्पेशली, एंड उसको हम कैसे जेई और नीट के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए, रिज़ल्ट सारे आ चुके हैं। आईएससी का भी, सीबीएसई का, यूपी बोर्ड, सारे रिज़ल्ट आ चुके हैं। आपने एक बात गौर की होगी, सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट इस बार कुछ अच्छा नहीं गया है। कुछ अच्छा मतलब स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या बायो भी उसमें इंक्लूड कर लें। बायो का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स अप टू द मार्क नहीं है, जितने वो लोग एक्सपेक्ट करते थे या डिज़र्व करते थे। अब उसके क्या रीज़न हैं, क्या हो सकते हैं रीज़न नंबर 1 तो सीधा सीधा है कि कॉपी चेकिंग में गलती हुई होगी, क्योंकि कम टाइम में इतनी सारी कॉपीज़ चेक होनी होती हैं तो गलतियां हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस रीजन में कितनी ज़्यादा गलतियां हुई। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां गलतियां कम होती हैं तो उनका ठीक रहता है रिज़ल्ट। इस बार इलाहाबाद रीजन का रिज़ल्ट सबसे ख़राब रहा है, पुअर रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े स्केल पर प्रॉब्लम है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये तो हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं, जेई मेंस उनका परसेंटाइल 98 प्लस है, उसके बाद भी मैथ्स में उनके 45 मार्क्स 50 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं। तो ये लिटरली नेग्लिजियंस है, कहीं ना कहीं रिजल्ट मेकिंग की प्रोसेस में प्रॉब्लम है। लेकिन ये कुछ बच्चों के साथ है, सबके साथ नहीं हो सकता। ये हम कहें सबका ही है तो ऐसा नहीं। तो बाकी बच्चों का रिजल्ट क्यों ख़राब हुआ या कम क्यों आया, अप टू द मार्क क्यों नहीं आया, आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान दिया है। एक्चुअली में ये कोरोना पीरियड के बाद का पहला एग्ज़ाम है जो प्रॉपरली कंडक्ट हुआ है, प्रॉपरली एग्ज़ाम हुआ है। लास्ट ईयर भी कोविड का इफ़ेक्ट था थोड़ा बहुत, लास्ट सेशन की शुरुआत में कोविड था, वो बात अलग है कि आखिरी उसमें वो असर ख़त्म हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो असर था, सिलेबस भी रिड्यूस था, चीज़ें भी कम थी, उसी के हिसाब से कॉपी भी चेक होती है, बट नेचुरल है। लेकिन इस बार प्रॉपर पूरा सेशन चला और कॉपीज़ भी प्रॉपरली चेक हुई, थॉरोली चेक हुई। अब थॉरोली कॉपी चेक करने में देखिए दो बात है कि थॉरोली जब कॉपी चेक होती है तो आपका पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ा जाता है और सिंपैथेटिक मार्किंग थोड़ा कम होती है, क्योंकि ये मान के टीचर चलता है कि आपने साल भर पढ़ा है, उसके बाद आप लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड पीरियड था तो वहाँ सिंपैथेटिक मार्किंग भी देखने को मिली थी कि हाँ भाई बच्चे पढ़ नहीं पाए, चलो थोड़ा सा 2 नंबर मिल सकते हैं, 2.5 दे दो, 3 दे दो, इतना हुआ है। थोड़ा परसेंटेज बच्चों का ठीक आया था। तो मैंने ये बात मान ली कि इस बार कॉपी थॉरोली चेक हुई, एक बात मैंने मान ली, ये मानने की बात है। बाकी तो जिसका रिजल्ट ख़राब है, क्या रीज़न है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं और आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, वो है जो पेपर का पैटर्न। पेपर का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप समझिए, सीबीएसई में 15 क्वेश्चन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले हैं ऑब्जेक्टिव, 3 क्वेश्चन असर्शन स्टेटमेंट वाले, रीजन स्टेटमेंट वाले हैं, और बाकी के सब्जेक्टिव हैं। अब आप बात को समझिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ पर सही होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज़ इट ओके? सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपने कुछ भी लिख दिया लिटरली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आपका सही होगा आंसर। ये जो स्कोर कम हो रहा है बच्चों का, ये बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वजह से हो रहा है। ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अभी भी सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 18 क्वेश्चन हटा दें, 18 नंबर का हटा दें, तो आपके 52 नंबर का पेपर बचा। 70 का पेपर है, 52 मार्क्स का पेपर बचा। अब आप उस 52 में अगर 90% भी स्कोर करेंगे तो 45 के आसपास होते हैं। अगर ये 18 आपके पूरे गलत हो गए, आप कल्पना करो कि आपके ये 18 गलत हो गए, आप प्रैक्टिस नहीं करके गए ऑब्जेक्टिव की और आपके पूरे गलत हो गए, तो आपकी जो मार्किंग होगी वो केवल 52 में से होगी ना, तो कहाँ से आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा?
भैया 50 to 45 मार्क्स आपको वो मिले और 30 प्रैक्टिकल, तो मैक्सिमम 75 ही तो पहुंच पाओगे। या ऑब्जेक्टिव के 4-5 आपने कर दिए तो 80 ही तो पहुंच पाओगे। दे आर नॉट द गुड मार्क्स। तो बेसिकली अब 90 प्लस फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या जो भी एग्ज़ाम है उसमें वही स्कोर करेगा जिसके ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे आएंगे। ऑब्जेक्टिव में अच्छे होने का मतलब एटलीस्ट 18 में से 12 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ओके, 18 में से 12 प्लस मार्क्स उधर होने चाहिए और ऑलमोस्ट 45 मार्क्स इधर होने चाहिए, तब आपका ये स्कोर पहुंचेगा और प्लस 30 प्रैक्टिकल के होंगे, तब आप 85-90 के आसपास के फिगर में पहुंच पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव को अब आप इग्नोर नहीं करें, एक बात। दूसरी बात, ये जो पैटर्न है एग्ज़ाम का ये बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है? ऑब्जेक्टिव की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और वही ऑब्जेक्टिव आपके जेई और नीट में भी हेल्प करेंगे। समझिए बात को। आप कुछ नहीं, आपके स्कूल में इतने टेस्ट होंगे, अगर उसी पैटर्न पे ही हो रहे हैं जो बोर्ड का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स करके साल भर टेस्ट होंगे मान लीजिए, और 10 टेस्ट होते हैं पूरे साल में मान लीजिए, या 10 से ज़्यादा ही होंगे, तो 10 टेस्ट आपने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस की। अब आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे नीट में, जेई में, तो आपको नया नहीं लगेगा। अभी तक क्या होता था, बच्चा जब जेई और नीट का एग्ज़ाम देता था बोर्ड के साथ तो उसको लगता था ये डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसके टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं। नाउ यू कांट से दिस। अब आप ये नहीं कह सकते हो। क्यों? उसका रीज़न, अब आप ऑब्जेक्टिव साल भर देख रहे हो, होल ईयर आप पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना, एक बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव भी बहुत हाई फाई नहीं लगाने हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और वैसा ही नीट और जेई में आ रहा है, जेई मेंस में। एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो जेई मेंस और नीट, जो बच्चे थोड़ा भी सिंसियर हो जाएंगे बोर्ड के लिए, वो जेई निकाल लेंगे। इस बार का मेरा एक्सपीरियंस है, जिन बच्चों ने थोड़ा भी बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया है उनका जेई का भी कट ऑफ निकला है। नीट का तो खैर अभी रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो जेई का बच्चों ने निकाला, बहुत बच्चों ने निकाला, बिकॉज दे वर सीरियस फॉर बोर्ड ऑल्सो। वो बोर्ड के लिए भी सीरियस थे, दे वर ऑल्सो सीरियस फॉर बोर्ड। और अगर वो बोर्ड के लिए सीरियस हैं, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर वो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका मतलब वो कभी फेल नहीं हो सकते। कट ऑफ ही तो निकलना है, आगे मेरिट क्या आएगी वो एक अलग बात हो गई। क्लियर? तो जेई का और नीट का आपको अलग से प्रिपरेशन कुछ सालों में बंद हो जाएगा। क्यों? उसका रीज़न क्या, अगर आप बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो नीट जेई आपका निकलने लगेगा। और शायद गवर्नमेंट की यही इच्छा है, यही उसका मोटिव है इसके पीछे, कि ये जो बच्चा अचानक से नया एग्ज़ाम देता था वो वहाँ पर जा कर के फेस करता था, उसको यहीं पर वो क्या करेगा, प्रैक्टिस कर लेगा। और अच्छी बात भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि 12th के बाद आप 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप करें और तैयारी करें और उसके बाद फिर आपको सिलेक्शन हो ना हो, एक डाउट में रहें, फिर कहीं मिस हैपनिंग हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में आके कोई बच्चा कुछ गलत कदम उठा ले, तो ये अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बात को आप समझिए। कोचिंग ठीक है, बहुत मस्ट है, हर चीज़ की कोचिंग मस्ट है। बिना कोचिंग के या बिना कोच की हेल्प के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आप भी समझते होगे। हर चीज़ का कोच चाहिए होता है, ये तो आप किसी फील्ड में उठा के देख लो। इवन जो पुलिस भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उन तक में कोच चाहिए होता है, जिनमें कि आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को कोच चाहिए होता है, क्योंकि कोच क्या करता है, बेटर बनाता है आपको। जब कंपटीशन होगा, फाइट होगी कि 100 है और 10 को लेना है, 100 है, 100 में से 10 को लेना है, तो कोच तो चाहिए होगा। अब कोच होना गलत बात नहीं है, कोच होना गलत बात नहीं है, लेकिन आप कोच के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। उसका रीज़न क्या है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनिशियली। आप कुछ भी प्रिपेयर्ड इनिशियली नहीं है। आप फॉर एग्जांपल 12th आपने किया और वहाँ तक आपने कोई प्रिपरेशन या उस लेवल का या उस पैटर्न का कोई काम नहीं किया, तो अचानक से 1 साल में आप सिलेक्शन नहीं ले लोगे, या ले भी लोगे तो बहुत अच्छी मेरिट नहीं आएगी। बात समझ रहे ना मेरी? तो यू नीड प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किए, 2 चेंजेस किए हैं। एक तो 10th का बोर्ड हटाया। 10th के बोर्ड हटाने से फ़ायदा क्या होगा
कि अब जो बच्चा 10th में बोर्ड के लिए डिस्टर्ब होता था कि मेरा 2 साल ये बोर्ड है, वो ख़त्म। स्टार्टिंग फ्रॉम 9th आप अपने कैरियर को सोचिए, वहीं से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, स्टार्ट करिए राइट फ्रॉम द 9th क्लास। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 9th क्लास से आप स्टार्ट करिए कि हाउ टू सक्सीड इन द रिस्पेक्टिव कैरियर। जो आपका दिमाग में कैरियर हो वहीं से स्टार्ट करिए। स्टार्ट करेंगे तभी आगे जाकर के आपको ये अचीवमेंट मिलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत हाई फाई नहीं लगाने, रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओनली।